हे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग आरके ट्यूटोरियल्स और मैं हूं आपके साथ ऋचा त्रिपाठी। गाइस, जो हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 4 है और बाकी के पार्ट्स हम ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट यू हैव टू विजिट दोज वीडियोज। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए पहले जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड फर्दर मेटलॉइड्स। उसके बाद मेटलॉइड्स के साथ साथ केमिकल बॉन्ड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब आपके एग्जाम्स में क्लास 10th के बच्चे जो भी हैं, उनके एग्जाम्स में हार्डली 4 मंथ्स बचे हैं। तो अभी तक जो बच्चे पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं, तो मेरा उनके लिए यही सजेशन है कि आप थोड़ा थोड़ा करके अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एकदम से बहुत सारा सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा और आपको कवर करने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो या तो एसिडिक ऑक्साइड देता है या न्यूट्रल ऑक्साइड देता है, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड इन द सेंस कि जिसको हम लोग अगर वाटर में मिक्स करते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन हो, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि कार्बन की रिएक्शन हुई हमारी ऑक्सीजन से और हमें अपना प्रोडक्ट मिला कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। तो एसिडिक ऑक्साइड, अब ये पता कैसे लगाया कि ये एसिडिक ऑक्साइड है, तो हमने अपने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स किया एंड वाटर में मिक्स करने के बाद ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, ठीक है, H2CO3 विच इज एसिडिक इन नेचर। तो इससे हमें पता चला कि जो हमारा नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड देता है या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड देता है। तो सेम फॉर सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा था, सल्फर डाइऑक्साइड। बट जब कार्बन ने इन एब्सेंस ऑफ, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जब अवेलेबल नहीं थी, रिएक्शन कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से होने में, तब न्यूट्रल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल ऑक्साइड। गाइस, ये याद रखिएगा कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होगी क्योंकि ये ज़्यादा हार्मफुल होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल होती है लेकिन एसिडिक ऑक्साइड नहीं होती है, इट इज न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अब हम लोगों ने नॉन मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाया, तो अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, ये हमने आपको बताया था कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्लियर कर लें, क्योंकि उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कौन कौन से मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कौन कौन से मेटल कम रिएक्टिव है। फिर भी मैं आपको इंट्रो के लिए बता दूं, जितने भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर अवेलेबल हैं वो सारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और जितने भी हाइड्रोजन से नीचे अवेलेबल हैं वो सारे लेस रिएक्टिव है। इन द सेंस कि हाइड्रोजन से नीचे जो प्रेजेंट हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, और जो ऊपर प्रेजेंट हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा एग्जाम्पल है कि व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू अ सॉल्ट सॉल्यूशन, सोडियम ब्रोमाइड आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो जब हम लोग क्लोरीन गैस को किसी सॉल्ट सॉल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया सोडियम ब्रोमाइड, तो अगर हम अपनी क्लोरीन गैस को सोडियम ब्रोमाइड से पास करवाते हैं तो हमें अपना सॉल्ट सॉल्यूशन मिल जाता है NaCl, सॉल्ट मिल गया NaCl एंड ब्रोमीन गैस अलग से मिल गई, ठीक है, Br2। ओके, आगे थर्ड है हमारा पॉइंट कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन, उससे पहले पढ़ा था ऑक्सीजन। तो अब हमारा टॉपिक है कि नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। तो नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हुए अपना प्रोडक्ट फॉर्म करता है विच इज एसिडिक प्रोडक्ट, ठीक है। जब हमारा नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है तो हम लोगों को एसिडिक प्रोडक्ट मिलता है अपना, ठीक है। तो देखिए, नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड। कोवेलेंट क्लोराइड क्या है, आपको अभी कोवेलेंट
वर्ड ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं, कोवेलेंट वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, ना कि इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से। जहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है उसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं। इसी चैप्टर में आप अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोवेलेंट क्लोराइड का फॉर्मेशन बनाता है ये, जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होती है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब पानी में डिसॉल्व करने पे जो इलेक्ट्रॉन्स को फर्मेंट नहीं करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे उनको हम लोग कहते हैं कोवेलेंट क्लोराइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग क्लोरीन से, तो हमें अपना HCl मिल जाता है। सेम फॉर फॉस्फोरस का क्लोरीन से करवाया तो पेंटा ट्राइक्लोराइड मिल गया हमें, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन एंड लास्ट रिएक्शन है हमारी, लास्ट रिएक्शन इन द सेंस कि लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हमारा जो नॉन मेटल है वो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये भी कोवेलेंट हाइड्राइड होती है। गाइड ये वर्ड याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कोवेलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है या फिर आयनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको याद रह जाएगा कि ये कोवेलेंट क्लोराइड कोवेलेंट हाइड्राइड टाइप ऑफ बॉन्ड को फॉर्म करता है अपने प्रोडक्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अपना हाइड्रोजन से हम लोगों ने सल्फर की रिएक्शन कराई तो अब H2S मिल गया। इधर नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई तो ये हमारे अमोनिया फॉर्म हो गया। अब मैं बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने जो हमारे वीडियोस को कम्प्लीटली फॉलो कर रहे हैं या शुरू से देख रहे हैं, उन्हें यहाँ पर कुछ याद आया होगा, ये नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा के अमोनिया का फॉर्मेशन। गाइस मैं हमेशा से बताती आ रही हूँ कि नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन मतलब हैबर्स प्रोसेस, यही हैबर्स प्रोसेस है, इसी में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और जिनको नहीं याद है वो यहाँ से याद कर लीजिए और ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या है, अभी तक पहले हम लोगों ने पढ़ा था मेटल्स, फिर पढ़ा नॉन मेटल्स, फिर पढ़ा मेटलॉइड्स। ये तीनों क्या थे, ये तीनों थे कि जो हमारे 118 एलिमेंट्स एलिमेंट टेबल में, पीरियोडिक टेबल में जो अवेलेबल हैं, उनको इस तरह से डिवाइड किया गया था कि हमें सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक एक जगह मिल जाएं, क्योंकि सभी की अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ना इम्पॉसिबल था, ठीक है। तो इसी एक फॉर्म में थर्ड टाइप था हमारा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड कौन से एलिमेंट्स थे, मेटलॉइड्स वो एलिमेंट थे जो बोथ नॉन मेटल एंड मेटल की प्रॉपर्टीज शो करते थे, ठीक है। वे शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ नॉन मेटल एंड मेटल, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग कहते थे मेटलॉइड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, ये सारे हमारे मेटलॉइड्स थे। आप इनके फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, क्योंकि ये हम लोगों से पूछे जाते हैं कि गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स। ऐसा होता है कि मेटल्स के एग्जाम्पल हमें याद रह जाते हैं रिएक्शन के तौर पे, नॉन मेटल्स के भी हम लोग रिएक्शन से याद कर लेते हैं या फिर डेफिनेशन से याद कर लेते हैं, बट मेटलॉइड्स में ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि अभी इनके इतना स्टडी हुआ नहीं है इन पे, ठीक है। तो इनका हम लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल याद रह जाता है कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये पूछा जाता है क्योंकि एक्सेप्शन केस आ जाता है मेटलॉइड्स, इन द सेंस कि मेटलॉइड्स में अभी इतनी स्टडी हुई नहीं है, तो ये एक्सेप्शन केस में आ जाते हैं, एंड एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, दो एग्जाम्पल आर इनफ फॉर एग्जाम, ठीक है। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये याद कर लीजिए, या फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, जो आपका मन हो। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्ड्स। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 11th में आपको एक पूरा चैप्टर मिलने वाला है इस हेडिंग से रिलेटेड। सिर्फ बॉन्ड्स की जगह पे केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा, और वो चैप्टर 11th में इम्पॉर्टेंट है, 12th में इम्पॉर्टेंट है, एंड कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपकी शुरुआत उस चैप्टर की यहाँ से हो चुकी है, आप बहुत ध्यान से पढ़िए तो ताकि आपको आगे बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, एंड जब बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको वैसे भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो हमारा केमिकल बॉन्ड्स क्या कह रहा है कि द फोर्स विच होल्ड्स अ नंबर ऑफ एटम टुगेदर विद इन द कंपाउंड और द मॉलिक्यूल। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि 2 रिएक्टेंट का हम लोगों ने
दो रिएक्टेंट्स की रिएक्शन करवाई और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो हमें मिला वो इतना स्टेबल कैसे? हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया हमेशा के लिए, ठीक है, एंड उसको कई प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट्स ही रिवर्सिबल होते हैं, बाकी इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये बात मतलब सोचने वाली थी कि ऐसा क्या था हमारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कि हमारा प्रोडक्ट इतना स्टेबल। तो जो केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है हमारी रिएक्शन करवाने के टाइम पे, उन केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से ही हमारा प्रोडक्ट इतना स्टेबल होता है। एंड ये केमिकल बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ये एक टाइप ऑफ फोर्स होता है जो कि हमारे एटम्स को टुगेदर बाइंड अप करता है। टुगेदर बाइंड अप मतलब एक साथ रखने की कोशिश करता है ताकि हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा? मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल से, अगर हमारे मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन नहीं रहेगा, अगर बिल्कुल भी वो लोग अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो क्या कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या था कि द फोर्स which holds a number of atoms together in the product or in the compound or in the molecule is called a chemical bond। अभी मैं बता दूं कि मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम्स टुगेदर फॉर्म करते हैं ना मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स को एक फोर्स टुगेदर रखने की कोशिश करता है, साथ में रखने की कोशिश करता है, उसी को हम लोगों ने नेम दे दिया था अपना केमिकल बॉन्ड, ठीक है। ओके, तो हमारे केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के थे? फर्स्ट था हमारा आयोनिक बॉन्ड, सेकेंड था हमारा कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड था हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इससे पहले आगे डिस्कस करें, मैं आपको ये बता दूं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके 11th क्लास के चैप्टर में है बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगी। और अभी वैसे भी हम लोग सिर्फ इंट्रो करने वाले हैं इन तीनों टाइप्स ऑफ बॉन्ड का, बाकी इसके डीप में स्टडी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, तो आयनिक बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते थे ये मैं आपको बताती आ रही हूँ। इनफैक्ट मैंने आपको कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड के वीडियो में ये डीपली बताया था कि आयनिक बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इन द सेंस कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम से दूसरे एटम में पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है, लाइक NaCl हो गया, इस तरह से कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। ऐसा किसमें था? ऐसा हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने हमारे कार्बन से फॉर्म होने वाले कंपाउंड्स थे उन सभी में कोवेलेंट बॉन्ड थे, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड किससे फॉर्म होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है हमारा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। जिसको भी जरूरत होती है उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, लेकिन पहले वाले के पास से कमी नहीं होती है, ठीक है। ओके, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी ये इतना टाइम हमारे पास बचा नहीं है कि हम लोग वो भी पढ़ते चलें जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसा तो तब से पॉसिबल था जब अगर हम लोग अपने सिलेबस को मार्च से कवर कर रहे होते, ठीक है। बट स्टिल कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की, ताकि पेपर में ऐसा ना हो कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ऐसा कोई फोर्स एक्शन में कैसे आया, कैसे इस तरह की किसी फोर्स का डेवलपमेंट हुआ, या फिर कैसे इस तरह के फोर्स हमें प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए, ठीक है। तो इसका एक कॉज था कि हर चीज, एवरीथिंग इन दिस नेचर वांट्स टू बिकम मोर स्टेबल। इनफैक्ट हम सब लोग सब एवरीथिंग इन दिस नेचर चाहते हैं कि अभी हम जितने स्टेबल हैं इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाए, सब चाहते हैं। इसीलिए तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी तो लाइफ में स्टेबिलिटी पॉसिबल हो जाएगी कि हमें इस टाइम के बाद जब हमें हमारी जॉब मिल जाएगी तो हमें किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह से हर चीज इन दिस नेचर वांट्स टू बिकम मोर स्टेबल, एंड सेम कॉन्सेप्ट applies for our elements which are present in periodic table, ठीक है।
तो हमारे जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं वो सब भी स्टेबल होना चाहते हैं। और वो स्टेबल कैसे हो सकते हैं? अपने पास वाली नोबल गैस या इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करके स्टेबल हो जाएंगे वो भी। अब उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए या एक इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेंगे या लूज करेंगे, या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या लूज करेंगे, या फिर शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो एक रीज़न ये था हम लोगों का कि हम लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं नेचर में वो सब स्टेबल होना चाहती हैं। और एलिमेंट के केस में क्या था कि जितनी भी चीज़ें हमारी स्टेबल होना चाहती हैं वो अब एलिमेंट जो जितने भी स्टेबल होना चाहते हैं वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नोबल गैस अरेंजमेंट सबसे स्टेबल होता है। सबसे स्टेबल मतलब इसका किसी और से कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो इस तरह का फॉर्मेशन कैसे पॉसिबल था? या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, या इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग करके। ठीक है, आई होप आपको पूरा जितने भी टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिए। ओके, तो ये था आज का हमारा लास्ट पॉइंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग बेसिक्स भी आपको क्लियर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।